आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर चैप्टर नंबर 8 साइंस में। चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर का जो हेडिंग है बॉडी मूवमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये क्लास 6 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर आपका 8 है। चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स। ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपने बॉडी के मतलब अपने चैप्टर के ऊपर आएंगे। इस चैप्टर में ना बेसिकली हम लोग अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रीढ़ का हड्डी, है ना। बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो हड्डी आपस में जाकर ज्वाइन हो जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं जॉइंट्स। ओके, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद पाइवोटल जॉइंट क्या होता है ये भी समझेंगे। हिंग जॉइंट क्या होता है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद फिक्स्ड जॉइंट। उसके बाद फिर आगे हम लोग फिर अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये अर्थवॉर्म बड़ा ही नॉर्मल सा रेंगने वाला इंसेक्ट है। इंसेक्ट नहीं कह सकते, एनिमल ही आप कहिए इसको। और ये ज़्यादातर आपको कब दिखता है, आपको पता है जब बरसात होता है तो बाहर निकलता है ना, बड़ा ब्लैक ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन होता है। अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्नेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिश के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि सांप यानी कि स्नैक कैसे मूव करता है। उसके बाद फिर जाके हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो कहने का मतलब हम लोग इसमें अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो चैप्टर को हम लोग शुरू करें। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, वो है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग अपने ही बॉडी के बारे में जानेंगे और उसमें कहाँ पे क्या चीज़ पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान रहे, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ये हो गया आपका मेन हेडिंग, है ना। और इसी के अंदर छोटा छोटा टॉपिक आपको मिलता रहेगा, जैसे जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, इस प्रकार का छोटा छोटा टॉपिक आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे। इसमें तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा जॉइंट्स। अब जॉइंट क्या होता है इसका पहले एक बार डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द पॉइंट्स एट विच टू और मोर बोन्स ज्वाइंड टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स। मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी बोन्स आपस में मिलते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं जॉइंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये हाथ, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें ना ये बेसिकली जिधर आपका उंगली है वो अलग हिस्सा हो गया, और इधर ये एल्बो वाला ये आपका अलग हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे जो ये आप इजीली अपने हाथों को ऐसे मूव कर पाते हैं आगे पीछे, यहाँ पे है क्या, जॉइंट है। जॉइंट का मतलब हो गया सिंपल सा कि यहाँ पे इसको एक तरीके से जोड़ दिया गया है, इसीलिए आप इसको अपने हाथों को, एल्बो को आगे पीछे कर पाते हैं, है ना। तो जॉइंट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, एक ऐसा जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जॉइंट्स। ओके, जैसे आपका ये घुटना, क्या ये घुटना भी जॉइंट का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये घुटना भी हमारा यहाँ पे दो हड्डी आपस में आकर ज्वाइन करता है, तो ये हम लोग आगे पीछे अपने घुटने को कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, ज्वाइंट का हो गया। उसी प्रकार से क्या ये आपका उंगली, क्या ये उंगली भी हमारा ज्वाइंट का एग्जाम्पल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा वाला हड्डी, फिर ये वाला, फिर ये वाला। एक उंगली में कितने हड्डी हैं आपके पास? 3 हड्डी, और तीनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो क्या ये भी एग्जाम्पल हमारा ज्वाइंट का हुआ? बिल्कुल ज्वाइंट का हुआ। तो ज्वाइंट का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डी आपस में ज्वाइन कर जाए, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट। सिंपल है। आगे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें ज्वाइंट का, तो एल्बो हो गया आपका, शोल्डर हो गया। जैसे एल्बो आपका ये कोहनी पूरा हो गया, और ये आपका कंधा हो गया पूरा का पूरा, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे भी हड्डी क्या किए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, आगे देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में ना बहुत सारे बोन्स हैं, आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं। और ध्यान से यदि आप अपने बॉडी को गौर करेंगे ना, तो जॉइंट्स भी हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं। अलग अलग जगह पर हड्डी हमारा जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? जॉइंट कहलाएगा। सिंपल है। आगे वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अपने हड्डियों को आगे या पीछे या फिर हिला पाते हैं कहाँ पर? जहाँ पर दो हड्डी आपस में ज्वाइन करता है।
वहीं पे हम लोग अपने बोन्स को हिला पाते हैं, डोला पाते हैं। जैसे आपका ये एल्बो वाला एग्जांपल, यानी कि आप अपने हाथ को आगे पीछे क्यों कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा दो हड्डी आपस में ज्वाइन किया हुआ है। यदि ऐसा नहीं रहता, पूरा सीधा रहता, तो क्या आप उसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका हाथ वाला हड्डी बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सीधा है, तो क्या आप इसको कर सकते हैं ऐसे? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है। तो जहाँ पे ज्वाइंट होगा वहीं पे केवल आप अपने हड्डियों को आगे पीछे कर पाएंगे, यानी कि अपने हाथों को आप बेंड कर पाएंगे। आगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। हमारे बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, अलग अलग जगह पर ज्वाइंट है, और इन्हीं सारे ज्वाइंट्स के वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? अपने बॉडी को मूव करवा पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों का फिंगर, ये फिंगर भी अपने आप में किसका एग्जांपल है? ज्वाइंट का एग्जांपल है। आप अपने फिंगर को मोड़ पाते हो, खोल पाते हैं, फिर मोड़ लेते हैं, फिर खोल लेते हैं। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि हर जगह पर यहाँ पे क्या है? ज्वाइंट है, और ज्वाइंट के वजह से ही हम लोग अपने मुट्ठियों को बंद कर पाते हैं या फिर खोल पाते हैं। यदि ज्वाइंट नहीं होता, सीधा सीधा उंगली होता हमारा, तो क्या हम इसको मोड़ पाते? नहीं मोड़ पाते, वो हमेशा सीधा ही रहता। तो ज्वाइंट के वजह से ही हम लोग अपने हाथों को मोड़ पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हड्डियां हैं, और बहुत सारे हड्डियां हैं तो बहुत सारे ज्वाइंट्स भी हैं, आपस में हड्डी जुड़ा हुआ है ना। तो क्या ये ज्वाइंट वाला टॉपिक कंप्लीट समझा जाए? क्या इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ओके, चलिए अब जरा समझते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है। देखा जाए, ये भी बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा, लगभग वो चारों दिशा में घूम पाता है, ईस्ट वेस्ट, यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ये मूव कर जाता है। उस जगह को हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे अभी आपको एग्जांपल देंगे ना, अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे दिस इज फाउंड इन द जॉइंट्स एट द हिप एंड द शोल्डर। जैसे ये आपका कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये ऐसा है ना जिसको कि आप चाहें तो गोल गोल भी नचा सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह पार्क में जाइए, एक एक अंकल लोग या फिर आंटी लोग ऐसा एक्सरसाइज करती है ना, जो अपने कमर को पूरी तरीके से बेंड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं पूरा। वो क्यों मोड़ पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कैसा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा होता है? एक तरीके का, मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि एक बॉल होता है जो एक कटोरे में ऐसे रखा रहता है, जिसके वजह से वो आराम से चारों तरफ मूव कर पाता है। कुछ ऐसा ही हमारा होता है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप पता है किसका दे सकते हैं? बताइए। इस हाँ बिल्कुल, नहीं, इसका भी दे सकते हैं आप, शोल्डर का भी दे सकते हैं, है ना। तो ये आपका हिप हो गया, शोल्डर हो गया, ये कुछ ऐसे हड्डियां हैं जिनको कि आप चारों डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। जैसे आपका ये शोल्डर, क्या आप केवल हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं? क्या दाएं बाएं भी कर सकते हैं? इसका मतलब हम चाहें तो इसको चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका हड्डी चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समझ जाइए उसका ज्वाइंट का नाम क्या होने वाला है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होने वाला है, ठीक है ना। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यदि कहीं पर है, इसका मतलब है कि हड्डी चारों तरफ मूव करेगा। ओके, आगे उसके बाद द राउंडेड एंड ऑफ द वन बोन फिट इनटू द कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस ऑफ द अदर बोन। इसमें बेसिकली होता है क्या है ना, एक कटोरा होता है, और उस कटोरे में, जैसे मतलब ये कटोरा इस टाइप का होता है, और उस कटोरे में ना एक हड्डी रखा हुआ रहता है, जो इस तरीके से अपना पूरा मूव करता रहता है। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा गाड़ी का आपने टायर देखा कभी चलते हुए, कभी आपने गौर किया होगा कि वो एक जगह पे अटका रहता है, उसी तरीके से वहीं पे अटका हुआ है, लेकिन हमारा गाड़ी का चक्का आगे पीछे चारों तरफ घूम जाता है। तो कुछ ऐसा ही हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब हमारे कंधे पे भी कैसा होगा, एक कटोरी है, उस कटोरी में क्या अटका हुआ है? हड्डी अटका हुआ, जिसके वजह से आराम से हमारा चारों तरफ मूव कर पाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला हमारा है पाइवोटल जॉइंट और हिंग जॉइंट। अलग अलग प्रकार के जॉइंट हैं, इन सारे जॉइंट को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिवोटल जॉइंट्स के बारे में और हिंग जॉइंट्स के बारे में। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, PIVOTAL। ओके, पिवोटल जॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा हिंग जॉइंट है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या है अब समझिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जॉइंट क्या होता है,
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं पिवटल ज्वाइंट के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ज्वाइंट वेयर आवर नी ज्वाइंट्स द हेड, सॉरी नेक ज्वाइंट्स द हेड इज कॉल्ड अ पिवटल ज्वाइंट। जहाँ पे आपका गर्दन आपके सर से जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं पिवटल ज्वाइंट। जैसे आपका ये गर्दन हुआ और ये आपका सर हुआ ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, आराम से आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इसी ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिवटल ज्वाइंट बोलते हैं। मतलब कि ये जो आपका गर्दन है बेसिकली, इस गर्दन से आपका क्या कनेक्टेड है, आपका हेड कनेक्टेड है ना यहाँ पे, तो इसी ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिवटल ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक ना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ पिवटल ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाएगा, तो आपका हेड और गर्दन के बीच में जो ज्वाइंट है जिसकी वजह से आप अपने सर को आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, उसी ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं पिवटल ज्वाइंट। सिंपल है। आगे, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न्स द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। मतलब कि इस पिवटल ज्वाइंट पे आप अपने सर को आगे भी कर पाते हैं, पीछे भी कर पाते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं और आप राइट भी कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने सर को चारों डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर पाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पिवटल ज्वाइंट। ओके। आगे, इन अ पिवटल ज्वाइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, एक लंबा सा हड्डी होता है जो कि एक रिंग में घूमता रहता है। मतलब कि एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, एक कटोरा होता है जिसमें आपका ये हड्डी फंसा हुआ रहता है और उस तरीके से घूमता रहता है चारों तरफ। ठीक है ना। ये आपका गर्दन है, गर्दन जैसे आपका क्या हो गया कि लंबा सा सीधा हड्डी हो गया, और आपका जो ये पूरा हेड है यहाँ पे एक तरीके से क्या बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, और वहीं पे आपका इस तरीके से आराम से आपका हेड मूव कर पाता है। तो ये हो गया हमारा पिवटल ज्वाइंट। तो कोई बोले कि बताओ पिवटल ज्वाइंट क्या है, तो बताइएगा कि हेड और नेक यानी कि गर्दन और सर के बीच का जो हिस्सा है जिसमें हमारा दोनों आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं पिवटल ज्वाइंट। और पिवटल ज्वाइंट की वजह से ही हम लोग अपने सर को आगे पीछे दाएं बाएं आराम से कर पाते हैं। ओके, चले इस तरीके से क्या पिवटल ज्वाइंट को भी कंप्लीट समझा जाए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना। चले, बहुत अच्छी बात है। अगला हमारा है नेक्स्ट ज्वाइंट जो है वो हमारा हिंग ज्वाइंट है। अभी हिंग ज्वाइंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, आइदर अप एंड डाउन और बैकवर्ड और फॉरवर्ड। देखिए हिंग ज्वाइंट जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे केवल आप अपने हड्डी को या तो आगे पीछे केवल कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप अपने उसको अप एंड डाउन कर पाएंगे। मतलब ये हुआ जहाँ पे हिंग ज्वाइंट पाया जाएगा वहाँ पे आप दो ही चीज़ का काम कर सकते हैं, या तो अपनी हड्डियों को आप ऊपर नीचे कर पाएंगे या फिर आप उसको आगे पीछे कर पाएंगे। उसमें दाएं बाएं का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट राइट का उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब ऐसा कहाँ पे मिलेगा आपको, ज़रा देखते हैं, इसके बारे में एग्जाम्पल देंगे तो ज़रा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये ध्यान रखना है कि हिंग ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा ज्वाइंट जहाँ पे आप अपने हड्डियों को या तो केवल ऊपर नीचे कर पाएंगे या फिर आगे पीछे कर पाएंगे। क्या दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट कर पाएंगे इसमें आप, नहीं, इसमें लेफ्ट राइट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल देखिए, सबसे अच्छा आपको एग्जांपल देंगे, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट एट द एल्बो एंड द नी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका घुटना। क्या, जैसे आपका घुटना है, इसको आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको लेफ्ट राइट कर पाओगे क्या, मतलब एक जगह पे अपने घुटने को स्थिर रख के क्या इसको आप आगे पीछे ऐसे कर, आगे पीछे नहीं सॉरी लेफ्ट राइट कर पाएंगे क्या, नहीं, केवल क्या कर पा रहे हैं आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर पा रहे हैं ना। इसी को हम लोग कहते हैं हिंग ज्वाइंट। उसी प्रकार से आपका ये एल्बो कोहनी, जैसे क्या ये आपका केवल ऊपर नीचे हो पा रहा है ना, क्या इसको आप ऐसे लेफ्ट राइट कर पाओगे क्या, कभी नहीं, आप कोशिश भी करोगे तो नहीं होने वाला है ना। इसी को हम लोग कहते हैं हिंग ज्वाइंट। तो यदि कोई पूछे कि बताइए हिंग ज्वाइंट क्या होता है, तो हिंग ज्वाइंट का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे आप अपने हड्डियों को या तो ऊपर नीचे कर पाओगे या फिर आगे पीछे, लेकिन आप इसमें लेफ्ट राइट नहीं कर पाते। इसी प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग कह देते हैं हिंग ज्वाइंट। बड़ा सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उसके बाद हमारा है फिक्स्ड ज्वाइंट। चलिए अब फिक्स्ड ज्वाइंट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, और ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है फिक्स्ड ज्वाइंट में, बोन्स एट द फिक्स्ड ज्वाइंट लाई अगेंस्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड ज्वाइंट का मतलब है कि जो ज्वाइंट फिक्स्ड है, मतलब उसमें किसी प्रकार का आप आगे पीछे मूवमेंट इस प्रकार का आप नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल क्या होता है, फिक्स्ड होता है।
मतलब कि उसमें आप हड्डी को ना ही आगे पीछे कर पाएंगे, ना ही ऊपर नीचे कर पाएंगे, ना ही लेफ्ट राइट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। वो हमेशा क्या रहेगा आपका, फिक्स ही रहता है, हमेशा एकदम बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा वो। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ बोन्स इन फिक्स्ड ज्वाइंट, जहाँ पे फिक्स्ड ज्वाइंट होगा वहाँ पे किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मूवमेंट का मतलब हो गया, ना ही आप उधर आगे पीछे कर पाएंगे उसको, ना ही आप उसको ऊपर नीचे कर पाएंगे, ना ही उसमें आप लेफ्ट राइट कर पाएंगे। तो फिक्स ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे किसी प्रकार का हरकत आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल अभी आपको देंगे ना और समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, देयर इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स ज्वाइंट। जैसे आपको ये माउथ का एग्जाम्पल दिया गया है, क्या ये आपका माउथ ये फिक्स ज्वाइंट का एग्जाम्पल है कि नहीं, ये बताइए। क्या आप अपने माउथ को बहुत ज़्यादा खोल पाते हैं क्या, नहीं। इसका भी क्या एक लिमिट है, मतलब कि आप जब खाना खाते हैं, जैसे आप आ करते हैं, बहुत बड़ा आप अपना मुंह खोलते हैं, तो क्या ऐसा है कि बहुत हाथी जितना बड़ा खोल लेंगे, नहीं। ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है, वो हमारे पीछे वाले हेड वाले हिस्से से क्या है, जुड़ा हुआ है और ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा मुंह खोल लिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिक्स ज्वाइंट का मतलब होता है कि वो आपका फिक्स रहेगा, ना ही वो कभी घट सकता है, ना ही कभी वो बढ़ सकता है। जितना आपका मुंह खुल सकता है वो उतना ही खुलेगा। क्या उससे ज़्यादा खुल पाएगा क्या, नहीं। यदि उससे ज़्यादा खुल गया तो समझ जाइए आपका हड्डी टूट चुका है ना। चलिए, वो इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट। अब यहाँ पे एक एक प्रकार के डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग बात करते चलेंगे। स्केलेटन क्या होता है देखते हैं इसके बारे में, यानी कि डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं किसका, स्केलेटन का। अब ये क्या होता है जरा समझिए ध्यान से। अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हड्डियां हैं, इनका जो फ्रेमवर्क है, अच्छा कभी आपने देखा होगा लैब ये सब में रखा रहता है, पूरा ह्यूमन बॉडी का हड्डी रखा रहता है, वो जो आप देखते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। समझ आ रही है बात। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी आपको ऊपर ऊपर स्किन दिख रहा है, यदि इन सारी स्किन को हटा दिया जाए तो आपको केवल क्या नजर आएगा, स्केलेटन नजर आएगा, यानी पूरा हड्डी देखने को मिलेगा आपको। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास में तो नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखा देते। चले खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका स्केलेटन होता है, ये क्या होता है, हड्डियों का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है आपके बॉडी में, है ना। बहुत सारे हड्डी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। आगे ये अक्सर बायोलॉजी के लैब में रखा रहता है ना। आगे आप लोग के स्कूल में मेरे हिसाब से शायद होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपके क्लास में होगा, बिल्कुल होगा। और ये लगभग हर स्कूल में इसलिए होता है ताकि बच्चों को बॉडी के बारे में पढ़ाया जा सके अच्छी तरीके से, ठीक ना। उजला उजला हड्डी होता है उसमें। आगे, वी कैन सी द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू एक्सरे इमेजेस। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, आपने ये भी देखा भी होगा या फिर आपने सुना भी होगा कि किसी इंसान का एक्सरे होता है, जैसे उसका हड्डी ऐसा कहीं पर टूट जाता है तो उसका एक्सरे किया जाता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो होता है फोटो आप देखते होंगे, उसमें उसकी उस बॉडी के अंदर में कहाँ पर टूटा हुआ हड्डी है, उससे हम लोग उसको आराम से पहचान लेते हैं एक्सरे के थ्रू। या फिर उसके बॉडी में कितना हड्डी है उसको भी हम लोग आराम से गिन लेते हैं। तो एक्सरे क्या करता है बताइए, एक्सरे आपके बॉडी के अंदर जो हड्डी का स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से वो दिखा देता है। जैसे किसी का पैर टूटता है तो क्या करवाता है, एक्सरे करवाता है, और वो आराम से देख लेता है कि पैर क्रैक कहाँ पे किया है। तो एक्सरे के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के हड्डियों को देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हड्डी टूटा है और कहाँ पे टूटा हुआ नहीं, ठीक है ना। आगे, अब ये कार्पेल्स क्या होता है, चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कार्पेल्स क्या होता है, कार्पेल्स का डेफिनेशन समझिए क्या है। आवर पाम इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। जैसे आपका ये जो हाथ है ना, आप ध्यान से देखेंगे ना, ये आपका हाथ जो उंगली ये सब है बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपका ये छोटा वाला उंगली में ही केवल 3 हड्डी है, छोटा छोटा, ये ऊपर वाला, फिर मिडिल वाला और फिर नीचे वाला, 3 हड्डी है। इसमें भी 3 हड्डी है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 हड्डी है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो छोटे छोटे हड्डियाँ आपको दिख रही हैं ना आपके उंगली में, हाथों में, इन्हीं सभी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्पेल्स बोल देते हैं। याद रहेगा ये चीज़। तो कोई बोले कि बताओ कार्पेल्स क्या होता है, तो सिंपली आपके जो हथेलियों में जो छोटे छोटे हड्डियाँ देखते हैं आपको उंगली ये सब में, इन्हीं को हम लोग कहते हैं कार्पेल्स। यानी कि आपका जो हाथ है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, क्या इसमें हड्डी एक ही 2 है केवल, क्या नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे हड्डी हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे हड्डी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्पेल्स बोल देते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रीब केज। अब ये रीब केज क्या होता है, चलिए ज़रा समझा जाए इसके बारे में भी। द रीब ज्वाइंट्स द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रीब केज। जैसे आपका ना ये जो छाती है,
कभी आप अपने छाती को टच करना तो आपको पता चलेगा कि एक तरीके का पिंजड़ा है ना। यानी कि ये छाती आपका लेफ्ट तरफ और राइट तरफ दोनों तरफ आप देखेंगे ना तो आपको केवल हड्डी ही नजर आएगा, एक हड्डी दो हड्डी, इस तरीके से आप गिन पाएंगे इसको। ये आगे भी होता है इसी प्रकार का और पीछे भी इसी प्रकार का है। तो ये जो ना हड्डियों का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके थ्रू हमारे क्या नजर आता है, लगता है कि पिंजड़ा है। और इसी पिंजड़े के अंदर आपका रहता है लंग्स, हार्ट्स, अपेंडिक्स, ये सब आपका इसी के अंदर, सॉरी अपेंडिक्स नहीं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब आपका इसी पिंजड़े के अंदर रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पूछे कि बताओ रिब केज क्या होता है, तो सिंपली बताइए कि ये जो आपका चेस्ट है ना पूरा पूरा ये हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, और यही जो हड्डी है एक बंद जैसा पिंजरा जैसा बना देता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिब केज। अच्छा एक बात बताइए, ये रिब केज हमारे बॉडी में करता क्या है, ये जो रिब केज है जो पिंजरा जैसा है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को हाँ सुरक्षित रखने में हेल्प करता बिल्कुल। यदि ये ना हो ना, रिब केज यदि ना हो और कोई यदि गलती से हमको अपने हार्ट पे एक मुक्का मार दे तो तुरंत हमारा जान चला जाएगा, है ना। लेकिन यदि कोई हमको मारता है तो हम लोग आराम से, थोड़ा सा दर्द तो होता है लेकिन मरते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट किसने किया, रिब केज ने हमको प्रोटेक्ट कर लिया। तो रिब केज बहुत अच्छा काम करता है आपके लंग्स को बचाने में, आपके हार्ट को बचाने में, क्योंकि ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके लंग्स को यदि नुकसान पहुंच जाएगा तो आप क्या सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं लेने का मतलब है कि आपका डेथ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे रिब केज करता क्या है, बेसिकली पूरे के पूरे हमारे इंटरनल ऑर्गन को, बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। आगे, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। जैसे छाती के दोनों तरफ, लेफ्ट तरफ भी और राइट तरफ भी आप यदि हड्डियों को गिनेंगे ना तो टोटल आपको कितना दिखेगा, 12 हड्डी दिखेगा। हालांकि यदि आप अभी गौर करेंगे तो आपको उतना पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी आप लोग का हड्डी क्या है, बहुत ही छोटा छोटा है। लेकिन ये टोटल हड्डी होते कितने, दोनों तरफ 12 होते हैं। लेफ्ट साइड भी 12 हड्डी होगा और राइट साइड भी 12 हड्डी ही होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। आगे, सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है वो हमारे रिब केज के अंदर ही होता है, जो कि हमारे बॉडी पार्ट को बचाने का काम करता है, ठीक है ना। आगे उसके बाद है हमारा बैकबोन। बैकबोन मतलब होता है सिंपल सा रीढ़ का हड्डी, है ना, जो कि शुरुआत होता है आपके गर्दन से और ख़त्म होता है आपके कमर पे, है ना। ये हमारा बहुत लंबा होता है हड्डी, इसी को हम लोग कहते हैं बैकबोन। चलिए क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। यानी कि आप कभी गौर करेंगे ना, अपने बैकबोन को देखेंगे, आप कभी गौर करेंगे तो हड्डी ना उसमें आपको लगेगा कि उबड़ा खाबड़ा उबड़ा खाबड़ा उबड़ा खाबड़ा इस प्रकार का, यानी कि ऊपर नीचे इस प्रकार का आपको हड्डी इसमें दिखेगा अपने बैकबोन में। तो उन्हीं सारे हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आप इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो बैकबोन है, रीढ़ का जो हड्डी है, वो बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिल के बना हुआ है। जो छोटे छोटे हड्डियों से मिल के बना हुआ उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रा, और एक साथ पूरे को हमने क्या कह दिया, बैकबोन, सिंपल है, ठीक है। आगे, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रा, द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स। यानी कि हमारे बॉडी का जो बैकबोन है पीछे वाले हिस्से में, इसमें कितने वर्टेब्रा मिले हुए हैं, यानी कि कितने छोटे छोटे हड्डियाँ मिले हुए हैं, तब जाकर हमारा बैकबोन बना है 33। मतलब कि हमारे बैकबोन को बनाने में, रीढ़ की हड्डी को बनाने में 33 बोन्स का ज़रूरत पड़ा है, तब जाकर ये आपका बना है। और ध्यान रहे हमारा जो बैकबोन है ना बहुत ही लचीला है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसीलिए आप आराम से आगे झुक पाते हैं, पीछे झुक पाते हैं, लेफ्ट भी मुड़ जाते हैं और राइट भी मुड़ जाते हैं। ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि इसको पूरी तरीके से मोड़ दिया जाए, यदि मोड़ दिया जाएगा तब तो फिर आपका हड्डी टूट जाएगा, है ना। तो लेकिन हाँ, ठीक ठाक हमारा ये फ्लेक्सिबल होता है। आगे, शोल्डर बोन सिंपल सा है, ये जो आपका बोन है शोल्डर वाला, ये आपका कहलाता है शोल्डर बोन। वो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, 2 bones on the back are prominent where the shoulders are called shoulder bones। पीछे वाला हड्डी जो आपका है ना, बेसिकली ये गर्दन वाला हड्डी जो आपका, इसी को हम लोग कहते हैं शोल्डर बोन्स। और ये बहुत मजबूत होता है, शोल्डर बोन जो होता है ना बड़ा मजबूत होता है। इसीलिए कभी आप गांव में जाइए तो गांव के लोग तो 50 किलो 60 किलो तो आराम से गर्दन पे केवल रख के चल लेते हैं। क्यों, क्योंकि गर्दन का हड्डी बहुत ज़्यादा मोटा होता है। अच्छा, गर्दन के हड्डी से भी सबसे ज़्यादा मोटा हड्डी पता है और सबसे मजबूत हड्डी हमारे बॉडी का कौन सा है, बिल्कुल थाई वाला, जांघ वाला।
क्योंकि ये हमारे बॉडी का थोड़ा मोटा वाला भी पार्ट है और ये सबसे मजबूत पार्ट है हमारे बॉडी का, सबसे मजबूत है। और ये बहुत लंबा भी पाया जाता है, लगभग 1 हाथ का होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता लेकिन लगभग 1 हाथ का होता है। तो ये हमारे बॉडी का सबसे मजबूत वाला पार्ट होता है। इसीलिए आप इस पर ना 2 किलो 100 किलो 300 किलो आराम से रख दो, इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बहुत मजबूत होता है। हाँ, अब ये मत करिए कि घर जाके 200-300 किलो रख रहे, नहीं, वो एडल्ट लोग करेंगे तो चलेगा, अभी हम लोग छोटे हैं, है ना, तो आप लोग का हो सकता है हड्डी टूट जाए, ऐसा करना नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि हमारे बॉडी का सबसे मजबूत वाला हिस्सा हमारा थाई होता है, यानी कि जांघ का हड्डी होता है। आगे तो शोल्डर बोन समझ आ गया क्या होता है। शोल्डर बोन मतलब ये कंधा वाला हड्डी, बस सिंपल। आगे उसके बाद पेल्विक बोन क्या होता है, चलिए पेल्विक बोन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर ही लेते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन, यानी कि हमारा जो कमर है ना, हमारा जो बेसिकली पेट है, इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेल्विक बोन। मतलब कि जिस पे हम, जैसे हमारा हिप इसमें जो हड्डी है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पेल्विक बोन, और इसी के ऊपर हम लोग हमेशा बैठते हैं। समझ रहे बात को। तो हमारा जो पेल्विक बोन है, वो हमारा पेल्विक बोन का क्या मतलब, कोई बोलेगा तो पेल्विक बोन क्या है, तो आप बोलेगा जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, उसके नीचे का जो हड्डी है जिस पे हम लोग आराम से बैठ पाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पेल्विक बोन। या फिर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपल से बोल लो कि हिप में जितने भी हड्डियां प्रेजेंट है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पेल्विक बोन। सिंपल सी बात है, ठीक ना। आगे ये हो गया हमारा पेल्विक बोन। अब है स्कल। स्कल का मतलब मेरे हिसाब से आपको पता होगा क्या होता है, पूरा ये खोपड़ी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कल। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंड टुगेदर, it encloses and protects a very important part of the body, the brain। जैसे हम लोगों को क्या लगता है कि हमारा खोपड़ी जो है ना, एक ही हड्डी से मिलकर बना हुआ है, जो कि कटोरे जैसा है, इस तरीके का है। क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल आपको लगेगा कि सर ये तो छू रहे हैं अपने सर को, तो पूरा तो एक ही हड्डी नज़र आ रहा है, कहाँ पे कुछ जॉइंट वॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों का पार्ट हमारा इसमें बहुत ही जोर से टाइटली पैक है, सब आपस में जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ये बहुत ज़ोर से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है ये सब। तो क्या हमारा जो खोपड़ी है, क्या वो एक हड्डी से मिलकर बना हुआ है? नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिल के बना हुआ है। लेकिन क्या क्या पता चलता है? नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे हड्डियों से मिल के बना हुआ है। और ये भी बहुत मजबूत होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। वो कौन बताओ? ब्रेन। बिल्कुल। देखिए, आपका हाथ कट जाए आप जिंदा रह जाओगे, आपका पैर कट जाए जिंदा आप रह जाओगे। लोग रहते भी हैं, आपने देखा होगा, कई सारे लोगों का पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, कई लोगों का कान कट जाता है, कई लोगों का नाक कट जाता है, फिर भी आदमी क्या रहता है? जिंदा रहता है। लेकिन यदि आपके ब्रेन को कुछ हो गया तो फिर आपका जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल कहाँ से होता है? ब्रेन से ही होता है। यदि ब्रेन को ही कुछ हो जाएगा तो बताइए, हमारा तो जान ही चला जाएगा। इसीलिए जो ये आपका खोपड़ी है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतना मजबूत होता है कि गांव के लोग ना 50 किलो 60 किलो का वजन जो अपने खोपड़ी पे आराम से रख के चल लेते हैं। क्यों रख के चल पा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है ये। या फिर किसी चीज़ से आप इसके ऊपर मारो, भले खून निकल जाए, लेकिन यहाँ का हड्डी जल्दी टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है ये। और इसीलिए आपका ब्रेन पूरी तरीके से क्या है? सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई, यदि आपने मूवी में देखा होगा या फिर हकीकत में भी आपने देखा होगा, कोई आदमी यदि मारता है किसी के सर के ऊपर तो उसका खोपड़ी नहीं टूटता है, लेकिन ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि खोपड़ी के ऊपर क्या है? मसल है, और मसल के अंदर क्या है भाई? ब्लड है, तो ब्लड तो निकालना ही है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे स्कल के बारे में। उसके बाद है कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या है? देखो, सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। एग्जाम्पल आपका ईयर। मतलब हमारे बॉडी में ना कुछ ऐसे भी बॉडी पार्ट हैं जो कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इसको आप चाहें तो पूरी तरीके से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का मतलब, कोई पूछे बताओ क्या होता है, तो कार्टिलेज का मतलब बताइएगा कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी बॉडी पार्ट हैं जिसको क्या पूरी तरीके से मोड़ भी दो ना तो टूटने वाला है नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज बोल देंगे। एग्जाम्पल आपका कान, जैसे आपका ये कान, इसको आप कितना भी मोड़ दो, कितना भी कुछ कैसे कर दो, इसको कुछ टूटना उठना नहीं होता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ देंगे तो तकलीफ होगा,
बिल्कुल होगा, लेकिन क्या इसमें हड्डी होता है क्या? नहीं, हड्डी जब होता ही नहीं तो फिर टूटेगा क्या? कुछ नहीं टूटने वाला है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के कुछ कुछ और जगहों पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्टिलेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका कौन हुआ? कान। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि एक इतना भी मोड़ दो, कैसे भी कुछ करो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हड्डी होता ही नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। चलिए ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में, वो होगा हमारा मसल्स वर्क इन पेयर्स। ओके, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है? चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। पिछले क्लास में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे पिछले 2 क्लासों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बहुत कुछ हम लोग अलग अलग प्रकार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जॉइंट्स क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद पिवोटल जॉइंट, हिंग जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, इन सभी प्रकार के अलग अलग जॉइंट्स है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक में हम लोग अच्छी तरीके से मतलब डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे आज वाले क्लास में, वो एक छोटे से चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले नाम है मसल्स वर्क इन पेयर्स, यानी कि ये टॉपिक हमने अपने आप से यहाँ पिछले क्रिएट किया है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये बताया जा सके कि मसल्स कैसे काम करते हैं। ये जो आपके बॉडी के में मसल्स इतने सारे दिख रहे हैं, जो चमड़ा है बेसिकली आपका, ये कैसे काम करता है, चल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है when one of them contracts, the bone is pulled in that direction, the other muscles of the pair relaxes। इसका मतलब सिंपली आप इसको ऐसे समझिए, आप अपने बाह को ऐसे मोड़िए, अपने कंधे की ओर इसको आप मोड़िए। आप गौर करेंगे कि जो ये ऊपर वाला आपका मसल है, ये धीरे धीरे क्या होता है? रिलैक्स होता है। रिलैक्स का मतलब हो गया एक जगह पर इकट्ठा होता है, लेकिन पीछे वाला जो मसल्स है वो क्या हो जाता है? खिंचा जाता है। समझ रहे बात को हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि आप लोग अपने इस एल्बो को, आपका ये जो पूरा हाथ है, इसको आप अपनी ओर मोड़िए, अपने चेहरे की ओर इसको मोड़िए। आप गौर करेंगे कि यहाँ पे 2 मसल्स काम कर रहे हैं हमारा, एक हमारे हाथ के ऊपर वाला मसल्स और एक हाथ के नीचे वाला मसल्स हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब हम लोग अपने हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला जो मसल्स है वो तो सिकुड़ रहा है, वो तो सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जा रहा है आके, लेकिन जो पीछे वाला मसल्स है हाथ के नीचे वाला, वो क्या हो रहा है? खिंचा रहा है। तो खिंचाने को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और एक जगह पर इकट्ठा होना मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्स होना कहते हैं। और जब इस प्रकार से हम लोग करते हैं तभी जाकर हमारा हाथ ऐसे मुड़ पाता है। क्या बात समझ रहे हैं? अच्छा, क्या एक एग्जाम्पल ज़रा आप हमको बताइए, यदि ये मेरा मसल्स पूरा टाइट होता, बहुत ज़्यादा टाइट होता, तो क्या हम अपना हाथ ऐसे मोड़ पाते? नहीं मोड़ पाते। ये हमेशा ऐसा ही रहता कि कहीं पे मसल सिकुड़ता नहीं, कहीं पे मसल खिंचाता नहीं, वो हमेशा हाथ हमारा स्ट्रेट ही रहता। लेकिन ऐसा क्या हमारे हाथ में ऐसा होता है? नहीं। जब भी हम लोग अपने हाथ को मोड़ते हैं तो ऊपर वाला मसल सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो रिलैक्स हो गया। और लेकिन नीचे वाले मसल्स का बात करें तो वो क्या हो गया? एक तरीके से खिंचा गया, तभी जाकर हमारा हाथ मुड़ पाता है। वही बात इसमें लिखा गया था। आगे, टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन अभी जो हमने इसे अपने हाथ को मोड़ा था, जो मसल्स हमारा रिलैक्स हुआ था, अब वही मसल क्या होगा? दोबारा अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि वही खिंचाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? अब रिलैक्स हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे 2 कहानी है। पहला बात यहाँ पे ये है कि जब हमारा हाथ ऐसे सीधा रहेगा और उसको हम लोग अपने चेहरे की ओर ऐसे मोड़ेंगे तो नीचे वाला मसल क्या हो रहा है? खिंचा रहा है, और ऊपर वाला सिकुड़ रहा है, यानी कि वो रिलैक्स हो रहा है। ये पहला काम हुआ हमारा। अब दोबारा यदि हम अपने हाथ को ओरिजिनल पोजीशन में दिलाना चाहेंगे, नहीं उसी प्रकार के जैसा हमारा पहले हाथ था, तो जो मसल पहले रिलैक्स हुआ था अब वो क्या होगा? खिंचाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो खिंचाया था वो अब क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स चलता रहता हमारा। इसी वजह से आपका हाथ मूव कर पाता है। यदि ऐसा हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमारे बॉडी में मूवमेंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका पूरा हाथ पर एकदम ऐसे सीधा ही दिखेगा, खड़ा ही दिखेगा आपका। क्या कभी भी वो मुड़ पाएगा? नहीं मुड़ पाएगा। मुड़ क्यों पाता है? क्योंकि हमारा जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। कभी वो ढीला होता है, कभी सिकुड़ता है, कभी ढीला होता है, कभी सिकुड़ता है, ऐसा हमारा चलता रहता है, ठीक ना। तो मसल्स का खिंचाना हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और मसल्स का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना हम लोग कहते हैं उसको रिलैक्स होना, ठीक ना। इस तरीके से हमारा ये चलता रहता है। आगे
अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। यानी कि आप मसल्स को केवल अपनी ओर खींच सकते हैं, उसको पुश नहीं कर सकते, उसको धक्का नहीं मार सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ को केवल और केवल अपने मुंह के ओर ही ला सकते हैं। क्या अपने हाथ को आप पीछे की ओर ला सकते हैं? क्या पीछे कर सकते हैं? क्या उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो क्या हम यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट में ये कह सकते हैं कि हमारे हड्डियों को मूव करवाने में, यानी कि अपना हमारे हड्डियों को आगे पीछे करवाने में जो मसल्स काम करता है, वो कितने मसल्स काम करते हैं? एक या दो? दो करते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है ना। ऊपर वाला यदि रिलैक्स हो रहा है तो पक्का नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर यदि नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर वाला पक्का रिलैक्स होगा। ऐसा हमारा चलता है, तभी जाकर हमारा बोन मूव करता है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है गैट्स ऑफ एनिमल्स। हालांकि याद रखिएगा, यहाँ पे आप इसको एक बात आप याद रखेंगे कि जो गैट्स ऑफ एनिमल है ना, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है हेडिंग, ये पता है ये एक्चुअली एक बुक का नाम है। ये एक बुक का नाम है। जैसे आपका साइंस का बुक है, मैथ का बुक है, एसएसटी का बुक है, उसी प्रकार से गैट ऑफ एनिमल्स एक किताब का नाम है। और इस किताब को एक बहुत ही महान व्यक्ति ने लिखा था, जो कि आपको इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पता चलेगा। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं। आप अपने नोट्स में भी पीछे पलटेंगे, सबसे लास्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट पेज का सबसे लास्ट वाला लाइन आप देखिए, क्या लिखा हुआ है? गेट ऑफ एनिमल्स इज अ बुक रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। लिखा हुआ है ना? बिल्कुल, हाँ एरिस्टोटल। ये ग्रीस, यानी कि ग्रीस हमारा क्या कंट्री है, वहाँ पे एक बहुत ही महान व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था? एरिस्टोटल। उन्होंने किताब लिखा है, उस किताब का ही नाम क्या है? गेट ऑफ एनिमल्स है। ठीक है ना। तो ये जो आपका हेडिंग है बेसिकली, जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हेडिंग एक्चुअली क्या है? एक किताब का नाम है, उसी को हेडिंग बना दिया गया है। क्या इससे आपको घबराना है? नहीं, बिल्कुल आपको ये बस समझ के चलना है कि हाँ भैया बस एक टॉपिक है, हेडिंग है, बस पढ़ना है, सिंपल है ना। लेकिन हम आपके यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए हम बता दिए कि गेट ऑफ एनिमल्स एक्चुअली में है क्या? एक बुक का नाम है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के बारे में, कि आखिर वो किस तरीके से जीता है, उसका रहने का तरीका क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, वो करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। और अर्थवॉर्म बड़ा आम बात है ज़मीन के बाहर निकलना। कब? बरसात के समय में। जब जैसे अभी के समय में ये हमारा जो महीना है अगस्त, ये महीना पूरी तरीके से कैसा है? रेनी सीजन का महीना है। और जब भी बरसात होगा ना, आप हमेशा गौर करेंगे कि सड़क के बगल में यदि मिट्टी है, या फिर पार्क में तो खैर मिट्टी ही है पूरा, हमेशा गौर करेंगे कि ज़मीन से निकल जाता है पूरा वो अर्थवॉर्म, केचुआ, है ना। चलिए उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चूंकि अब हम अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या आना चाहिए? ख्याल, अर्थवॉर्म का ख्याल आना चाहिए आपके माइंड में। वो इमेज बनाइए जरा फटाफट, या फिर आपके बुक में भी है, आप अपने माइंड में वो डायग्राम बनाइए जहाँ पे केचुआ बना हुआ है, या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं केचुआ का डायग्राम। ठीक ना। चलिए, और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग केचुआ नहीं देखे, हम लोग बहुत केचुआ देखे हुए हैं, है ना। जैसे अभी बरसात होगा, पौधा लगा है ना, हाँ जामुन का पौधा, हाँ तो बिल्कुल। हाथ में बर लगा बैठ पूरा मना वाला लगाना। देखो केचुआ जो है ना बड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब हालांकि उसको हाथ में आप लेंगे तो बड़ा घिनौना टाइप लगेगा, लेकिन कभी बचपन में जब आप उसको छुए होंगे तो बड़ा सॉफ्ट भी रहता है वो, है ना। चल खरीद, चल आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। देखिए, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। मतलब ये जो केचुआ है ना, ये बेसिकली कैसा बनता है पता है? आप अपने बुक में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, मतलब बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है वो। मतलब उसके बॉडी को कभी आप गौर से देखेंगे लाइट में तो आपको पता चलेगा कि उसका बॉडी तो लंबा है, लेकिन उसके बॉडी में बहुत सारे रिंग्स बने हुए होते हैं, एक के बाद एक। इसी प्रकार से हमारा अर्थवॉर्म देखने में लगता है। हाँ, सांप के जैसा, ठीक ना। लेकिन सांप के जैसा रेंगता नहीं है, सांप तो थोड़ा सा बड़ा विचित्र तरीके से, सांप तो बड़ा विचित्र तरीके से रेंगता है, वो बड़ा खतरनाक उसका रेंगना है। हाँ, जिग जैग। लेकिन जो आपका केचुआ है वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहता है ना। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म के पास किसी प्रकार का हड्डी
नहीं होता है, पूरा का पूरा उसके बॉडी में मसल्स ही होता है। मत हाँ बिल्कुल पूरा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप केचवा को कैसे भी कर दो वो हो जाता है, समझ रहे बात को, क्योंकि उसके पास हड्डी नहीं है। जैसे आपका कल हमने आपको एग्जांपल दिया था हमारा कान, ये हमारा कान, ये कान को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। क्या आपके कान में किसी प्रकार का हड्डी है? नहीं है, इसीलिए आप अपने कान को जैसे मन तैसे मोड़ देते हैं। क्या वही आप अपने हाथ को जैसे मन तैसे मोड़ पाओगे? टूट जाएगा, है ना। कान में हड्डी नहीं है इसीलिए मोड़ पाते हैं हम लोग। अरे वो हड्डी किसी काम का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, मतलब कि अर्थवर्म जो आगे बढ़ पाता है वो केवल और केवल किसके वजह से, अपने मसल्स के वजह से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फर्स्ट पार्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोजिशन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। कभी आप गौर करेंगे केचवा का मूवमेंट यानी कि जो चलता है, आप हमेशा गौर करना कि पहले वो अपना आगे वाला हिस्सा सरकाएगा, है ना। एक बार आगे का हिस्सा वो सरका के पूरा वो अच्छी तरीके से मैनेज कर ले अपने बॉडी को, फिर वो अपने पीछे वाले हिस्से को आगे लेके जाएगा, फिर वो अपना आगे वाला हिस्सा आगे करेगा, फिर पीछे वाले को आगे लेके चलेगा। इस तरीके से वो आगे पीछे करते 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 वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये बड़ा धीरे धीरे चलता है। आप चाहेंगे कि ये बिल्कुल खरगोश के स्पीड में भागे, तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कि ये मुश्किल से मुश्किल बहुत कम दूरी तय करने में भी इसको अच्छा खासा समय लग जाता है ना। मतलब ये कछुआ से भी धीरे चलता है, बहुत धीरे चलता है ये। स्नेल से भी नहीं, स्नेल से ठीक ठाक चल लेता है। जैसे आप कभी गौर करना, जैसे आप ना क्या करो, जैसे अभी बरसात का समय आ रहा है, कभी आप पार्क में जाओ, आप वहाँ पे केचवा देखना, वहाँ पे मिलता रहता है क्योंकि मिट्टी वहाँ पे होता है। तो एक केचवा ना मतलब बहुत समय लेता है एक जगह को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, उसके पास पैर तो ऐसा है नहीं, हड्डी तो है नहीं कि फटाक से आगे बढ़ गए, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे चलता है। आगे, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड, मतलब ये चलता कैसे वही यहाँ पे लिखाया गया है। चलता कैसे है, पहले अपने आगे वाले हिस्से को आगे करेगा, पीछे वाला हिस्सा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। एक बार अपना आगे वाला हिस्सा आगे करके वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा, फिर पीछे वाले हिस्से को आगे खींचेगा, फिर आगे वाले हिस्से को आगे करेगा, फिर पीछे वाले को आगे खींच लेगा। इस तरीके से वो करते करते आगे बढ़ता है। अच्छा, क्या सांप भी इसी तरीके से मूव करता है क्या? नहीं, उसका मूव करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो सांप को केचुए के साथ मैच नहीं करना है, इसका अलग होता है, उसका अपना अलग होता है। अरे बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने वाली बात है? सांप का जो स्पीड है चलने का वो केचुआ से तो बहुत गुना ज़्यादा है, सोचिए। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी कि अपना वो बॉडी पहले आगे वाला आगे करता है, पीछे वाला जैसा करता है ऐसा रहने देता है, फिर जब अपना आगे वाला एक बार आगे करके अपने आप को मेंटेन कर लेता है, पूरा बैलेंस कर लेता है, फिर अपने पीछे वाले बॉडी को आगे खींच लेता है। इस तरीके से वो करते करते आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो आप इसको आराम से गौर भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू स्वेल, यानी कि अपने मसल्स को ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते करते ही मिट्टी में बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाता है, बहुत दूर तक चलिए चला जाता है। आगे, इट्स बॉडी सेक्रेट्स अ स्लिमी सबस्टेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा या फिर आपने देखा होगा या फिर बचपन में कभी आपने टच किया होगा केचुआ को, तो वो बड़ा ना मुलायम होता है। कभी आप उसको गौर करो तो उसका बॉडी ना बड़ा फिसलता है, मतलब उसको आप टच करोगे ना ऐसा लगेगा कि उसके बॉडी में सरसों का तेल लगा हुआ है और उसको छू रहे इतना ज़्यादा फिसल रहा है। मुट्ठी में मत बांधना भाई, बड़ा घिनौना लगता है वो, है ना। तो कभी आप उसको टच करोगे ना या फिर आप उसको देखोगे भी तो उसका लगे ना बॉडी एकदम पूरा सरसों तेल से नहाया हुआ ऐसा लगेगा आपको। एक्चुअली में वो तेल नहीं होता है, एक्चुअली में उसका बॉडी ना हर वक्त एक सबस्टांस रिलीज करता रहता है, एक तरीके से पसीने टाइप का। उसी के बॉडी से उसी की वजह से उसका बॉडी इतना ज़्यादा चमकदार होता है और इतना ज़्यादा फिसलता है। यदि वो ना हो तो उतना चमकदार भी दिखने में नहीं लगेगा वो। हाँ बिल्कुल, हर टाइम, मतलब केचुआ का बॉडी हर समय अपने बॉडी से एक सबस्टांस रिलीज करता रहता है, जिसके वजह से ही वो इतना फिसलदार और इतना चमकदार दिखता है। बिल्कुल, वो सबस्टांस के वजह से ही वो मिट्टी में इतना ज़्यादा आगे फिसलते हुए आगे बढ़ पाता है। यदि नहीं होगा तो उसको समय और ज़्यादा लगेगा। जैसे कोई भी चीज़ यदि जब फिसलता है तो वो आगे जल्दी बढ़ता है ना, उसी वजह से, ठीक ना। आगे, अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स
ब्रिस्टल्स का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। मतलब कि आप इसके बॉडी के अंदर देखेंगे कभी, हालांकि कभी हम लोगों ने फाड़ के देखा तो नहीं है, लेकिन इसके बॉडी के अंदर यदि आप कभी देखेंगे ना तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, यानी कि बाल जैसा स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है, जो उसको मिट्टी से जुड़े रहने में मदद करता है और आगे बढ़ने में भी सपोर्ट करता है, मदद करता है, इसी तरीके से वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, आगे उसके बाद एक्चुअली द अर्थवॉर्म इट्स वे थ्रू दिस सॉइल। अब सवाल है कि सर अर्थवॉर्म खाता क्या है फिर? मिट्टी खाता है वो। मतलब उसके लिए आप ये चाहेंगे कि मैगी बर्गर पिज्जा दे उसको खाने के लिए, ऐसा नहीं होता उसमें। उनका खाना बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो मिट्टी में रहती है, तो मिट्टी में जो उसके खाने लायक सब्सटेंस होगा वो आराम से खा लेगा। अच्छा, जैसे फिर सवाल ये है कि सर हम लोग भी तो पृथ्वी पे रहते हैं, क्या हम लोग कुछ भी खा लेंगे? नहीं, हमारे बॉडी के लिए जो सूटेबल रहेगा वही खाएंगे ना हम लोग। उसी प्रकार से वो रहता कहाँ पे है? मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी में रहने के बावजूद उसके बॉडी के लिए जो अच्छा रहेगा, जो सूटेबल रहेगा वही खाएगा। ठीक ना। और एक बात हम आपको आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, वो ये कि केचुआ ना सबसे अच्छा दोस्त किसका होता है पता है? किसान का। बहुत सारे किसान आज भी इंडिया में अपने खेतों में जानबूझ के केचुआ डालते हैं। केचुआ क्या करता है? केचुआ क्या करता है पता है? केचुआ आपके मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है, क्योंकि जो वो खाता है निकालता भी उसी मिट्टी में है, और वो जो निकाल रहा है एज अ वेस्ट मटेरियल, वो एक तरीके से खाद का काम करता है किसानों के लिए। तो कई सारे गाँवों में आज भी आप देखेंगे कि जो किसान खेती करते हैं, छोटे मोटे जो खेती करते हैं, वो अपने खेतों में केचुआ बाहर से भी लाके डालते हैं, या फिर वो अपने खेत में कभी भी ऐसा केमिकल नहीं डालेगा जिससे वो केचुआ मर जाए। अब तो बहुत सारे केमिकल ऐसे आ गए हैं जो कि बड़ा खतरनाक केमिकल होता है। हम लोग अपने अनाज को उपजाने के चक्कर में क्या करते हैं, केमिकल खेत में डाल तो देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सारा केचुआ मिट्टी में क्या हो जाता है? मर जाता है। तो वो हमारे किसी काम का होता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे किसान आज भी उतना जहरीला केमिकल अपने खेत में डालते ही नहीं है जिसकी वजह से वो केचुआ मर जाए। बिल्कुल, या फिर गीला मिट्टी में। मतलब आप केचुआ को हमेशा देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? नदी के बगल बगल वाला इलाका तो ऑटोमेटिक गीला होता है हमारा, या फिर जो मिट्टी आपका गीला है, जैसे बरसात में अधिकतर आपका मिट्टी क्या रहता है? गीला ही रहता है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार तो ये केचुआ कोई एक एक केचुआ इतना बड़ा हो जाता है ना, आपको देख के लगे कि ये सांप का बच्चा है, कई बार इतना मोटा भी हो जाता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली द अर्थवॉर्म, अच्छा ये तो हो गया, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। यानी कि जिस रास्ते के थ्रू ये अपना भोजन खाता है, उसी रास्ते के थ्रू उसी तरीके से अपने बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, मिट्टी में मिला देता है। आगे, दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स दिस सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। ये सब जो हरकत करता है अर्थवॉर्म, इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? मिट्टी को होता है। और मिट्टी वेरी है किसका? किसान का है। अब किसान उसके ऊपर किसी चीज़ का फसल लगाएगा तो फायदा किसको होगा? किसान को ही होगा। तो केचुआ एक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा दोस्त होता है किसी भी किसान का। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला हम लोग डिस्कस करेंगे स्नेल्स के बारे में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्नेल्स के बारे में, और स्नेल्स को हम लोग अपने आम भाषा में अपने बिहार के यहाँ पे बोलते हैं घोंघा, है ना। चलिए, तो जो भी आपके यहाँ पे स्नेल्स को बोला जाता होगा अपने आम भाषा में, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो हम लोग इसको स्नेल से बोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्नेल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान से समझते चलिए। इसमें लिखा हुआ है द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक इज कॉल्ड द सेल and it is the outer skeleton of the snail but it is not made of bones। कभी आपने घोंघा को गौर से देखा है? स्नेल्स को उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो एकदम छाता टाइप होता है, जो उसके पूरे बॉडी को बचाने का काम करता है। और जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखता है ऊपर वाला, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल, SHELL, सेल बोलते हैं। और बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये ध्यान रहे ये हड्डी से बना हुआ नहीं होता है। मतलब ये अलग प्रकार का मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो उसके बॉडी के ऊपर पाया जाता है। और जब भी आप स्नेल्स को टच करोगे ना, आप कभी गौर करना, वो उसी के अंदर घुस जाता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो स्नेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। ये ठीक ना, उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से कछुआ का बॉडी होता है।
कछुआ के ऊपर के बॉडी में भी आप देखेंगे ना, मतलब कछुआ का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आप गौर करेंगे ऊपर वाला बहुत ठोस होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो जो एडल्ट कछुआ होता है, जो बड़ा कछुआ होता है, उसके बॉडी के ऊपर आप कितना भी हथौड़ा मार दो वो जल्दी टूटता नहीं है, बिल्कुल बहुत मजबूत होता है। तो ये घोंघा के ऊपर हो गया वो स्ट्रक्चर गोल वाला, या फिर जो कछुआ का स्ट्रक्चर होता है, ये सब इनको बचाने में मदद करता है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो जो घोंघा के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है स्नेल्स के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये एक तरीके से उसको बचाने का काम करता है। बस ये ध्यान रहे कि वो इतना मजबूत होता है, लेकिन ये मत समझिए कि वो हड्डी से बना हुआ, नहीं, वो हड्डी नहीं होता है, वो उसका एक अलग ही प्रकार के बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला अलग प्रकार का सबस्टांस है। मतलब एक तरह का मसल है। हाँ, एक प्रकार का मसल आप कह सकते हैं, नहीं मसल नहीं कह सकते, मसल तो बहुत मुलायम होता है, मसल नहीं कह सकते उसको, एक हार्ड सबस्टांस कह लो, हार्ड मटेरियल कह लो, जो कि बहुत ठोस होता है, ठीक है ना। आगे, दिस सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। अच्छा एक बात बताइए, वो जो घोंघा का ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, क्या वो उसको चलने में मदद करता है क्या? नहीं, चलता तो वो अपने बॉडी से ही है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके बॉडी के ऊपर वो भी चूंकि अटका रहता है तो वो भी आगे बढ़ता है। समझ रहे बात को? अब जैसे बात है ना, जैसे जैसे उसी की वजह से ना बहुत धीरे चलता है। हाँ धीरे भी चलता है इसी की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा भारी होता है। और स्नेल्स के पास उतना कुछ खास पैर वैर होता नहीं है जो आगे बढ़ सके फटाफट, वो रेंगता है एक तरीके से, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये जो सेल होता है ये चलने में मदद नहीं करता है, बल्कि इसके बॉडी के ऊपर वो रखा रहता है, बहुत ही टाइटली रहता है पैक, इसीलिए वो आगे, वो भी जब स्नेल्स आगे बढ़ता है तो वो भी उसका बॉडी का वो हिस्सा आगे बढ़ता है, ठीक ना, मतलब साथ साथ सब चीज़ चलता है। आगे, अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन दिस सेल। अब उस घोंघा का यानी कि स्नेल का जो हेड है वो उसी के अंदर से बाहर निकलता है, और जैसे आप उसको टच करते हैं वो तुरंत अंदर घुस जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो उसको जिंदा रखने में मदद करता है, यानी कि बचाने का काम करता है उसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे, तो अपने सर को आगे निकालता है, फिर कुछ देख लेता है, कोई इसको टच करता है फिर दोबारा अंदर कर लेता है ना। हाँ, ऐसा चलता रहता है। आगे, द फुट ऑफ द स्नेल इज थिक एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब देखो, ये जो स्नेल का पैर होता है ना, पहली बात तो आप इसके पैर को कभी गौर से देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत छोटा पैर होता है इसका, मतलब ना के बराबर। जैसा अभी आपने आपको तुरंत कहा था ना कुछ देर पहले कि स्नेल्स का पैर क्या होता है, बहुत छोटा, मतलब ना के बराबर होता है। लेकिन इसका जो पैर होता है ना बड़ा चौड़ा होता है, मतलब छोटा है लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ होता है, इसके बॉडी के मुकाबले हम बता रहे हैं, थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, इसीलिए जब इसको कोई टच करता है तो आराम से अपना तुरंत पैर मुंडी उंडी सब अपने सेल के अंदर कर लेता है। तो इस तरीके से स्नेल्स का बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, ठीक है। आगे, अगला हमारा है कॉकरोच के बारे में। चलिए, क्या कॉकरोच भी हमारे लिए कोई नया चीज़ है क्या? क्या कॉकरोच को हम लोग नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं भाई, डेली देखते हैं, अपने किचन में अपने घरों में देख लेते हैं। और कई बार तो ये कॉकरोच इतना खतरनाक हो जाता है कि हमारे बॉडी पे यदि चल गया वो, यदि कहीं पर ऐसा लोग कहते हैं कि यदि कॉकरोच के बॉडी का रस यदि आपके स्किन पे कहीं पे लग गया तो आपके स्किन को वहाँ पे ख़राब कर देता है, ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल एक तरीके से घाव हो जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए घर में और ख़ास करके किचन में साफ़ सफाई रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर कहाँ पे आता है, पानी वाले जगह पे आता है, जूठे बर्तनों पे आता है, जूठा जहाँ पे चीज़ें रहता है ना वहाँ पे आता है। जैसे आप किचन में मान लीजिए कि बेसिन में 2 दिन से बर्तन रखा हुआ जूठा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आ ही जाना है उसको, क्योंकि उसको जूठा चीज़ बड़ा पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉकरोच के बारे में क्या लिखा हुआ देखो, कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। देखो, कॉकरोच के पास 3 शक्ति है। पहला शक्ति ये है कि ये आराम से चल सकता है, दूसरा ये है कि ऊपर चढ़ सकता है, क्लाइम कर सकता है, और सबसे बड़ा ये ऊपर में हवा में उड़ भी सकता है। सोचो, क्या इस प्रकार का आपको क्या नहीं लगता इसके पास तीनों शक्ति है? बिल्कुल, इसको वरदान एक तरीके से दिया हुआ है, चल भी लेती है, चढ़ भी जाती है, हवा में भी उड़ लेती है, तो हर प्रकार का इसके पास गुण पहले से प्रेजेंट है। आगे, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। सोचो, इसके पास 3 लेग का पेयर है, इसका मतलब बताओ टोटल पैर इसके पास कितना हुआ? 6 हुआ। और कभी आप गौर करना, कॉकरोच के पास वाकई में 6 पैर ही होता है।
जोड़ा का बात करें तो 3 जोड़ा, और टोटल पैर का बात करें तो 6 हो गया हमारा, है ना। आगे उसके बाद द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कॉकरोच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉडी का, वो भी बड़ा ठोस होता है। हालांकि कभी आप उसको हाथ में लेना नहीं, क्योंकि बड़ा गंदा महकता है। मतलब कॉकरोच को कभी आप हाथ में लेंगे और वो मान लो मर गया आपके हाथ में, तो आपका हाथ इतना गंदा महकेगा ना, आपको हाथ से मतलब अपने हाथ से आपको नफरत हो जाएगा। आपको लगेगा बाप पड़े, मेरा हाथ इतना गंदा भी महक सकता है, ऐसा आपको लगेगा। तो उसको कभी हाथ में मत लेना, और वो जहरीला भी होता है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे गलती से उसको हाथ से मार देते, और खास करके छोटे बच्चे और छोटे बच्चों को कीड़े मकोड़ों से बड़ा प्यार होता है, जैसे देखेंगे वैसे हाथ से मार देता है, पैर से मार देता है, तो वो थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाता है, ठीक ना। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बड़ा ही ठोस होता है। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बड़ा मजबूत होता है। मतलब कि ये ठीक उसी प्रकार का काम करता है जिस प्रकार से कछुआ के बॉडी का ऊपर होता है ना। तो बताओ, ये भी इसको क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना होता है उसके ऊपर वाला हिस्सा। छोटे छोटे प्लेट का मतलब हो गया बहुत ही छोटे छोटे, एक तरीके से आप उसको कहते हैं छिलका टाइप, उससे बहुत सारे जो ज्वाइन करके वो बना हुआ होता है उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर वाला। और इसके वजह से ही ये मूव कर पाता है, यानी कि परमिट्स मूवमेंट का मतलब हो गया उसके वजह से वो आगे मूव कर पाता है, या तो चल पाता है, या तो उड़ पाता है, या फिर चढ़ पाता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, यानी कि सर के पीछे इसके पास जो पूरा पंख होता है वो कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। तो इसका मतलब बताइए, टोटल पंख इसके पास कितना हुआ? फिर 4 पंख हुआ। मतलब इनके पास 4 पंख होते हैं, जिसके वजह से अच्छा खासा दूर तक उड़ लेता है ना। उड़ते समय बहुत खतरनाक है। हाँ, जब ये उड़ता है ना तो आपको लगेगा कि ये कौन सा इतना बड़ा मक्खी उड़ रहा है, लेकिन ये होता बड़ा खतरनाक है ना। और गलती से मान लीजिए कभी मैं, और कई बार ऐसा हो जाता है, गलती से मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग दूध को बॉयल कर रहे होते हैं और चले जाते हैं बाहर, पता चलता है कि उसमें कॉकरोच गिर गया और दूध के साथ कॉकरोच भी बॉयल हो गया। ध्यान नहीं देते हम लोग, वो दूध के नीचे बैठ जाता है और वही दूध हम लोग पी लेते हैं। और यदि ऐसा आपके साथ हो गया तो कन्फर्म मानिए आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसीलिए घर में थोड़ा सा जो कॉकरोच ये सब है ना, बड़ा आम बात है। इसीलिए घरों में साफ सफाई रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार तो क्या होता है, दूध बॉयल हो रहा है, उसमें छिपकली गिर गया, हमको पता नहीं कि वो गिरा है कि नहीं गिरा, हम तो बाहर में थे भाई। और जब वो छिपकली गिरा तो पता नहीं कि छिपकली से मरा हुआ है, खाना खा लेते हैं। और छिपकली बड़ा जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क इसमें रहना बड़ा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कई बार हो जाता है। मतलब खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होता है। और टोटल पंख का बात करें तो कितना हो गया? 4 पंख इसके पास होता है। आगे द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, मतलब दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग एंड द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। अब इसके पास मसल्स भी अलग अलग प्रकार के हैं, और इनके पास जो मसल्स यानी कि जो चमड़ा है उसका भी अपना अलग अलग काम है। जो मसल्स पंख के पास है वो मसल्स क्या काम करने में मदद करता है? उड़ने में मदद करता है। और जो मसल्स पैर के पास है वो किस चीज़ के लिए मदद करेगा? उसको चलने में मदद करेगा। तो ये हो गया हमारे कॉकरोच के बारे में। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? चले, कॉकरोच भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो है वो है आपका बर्ड्स। अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिश के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर स्नैक मूव कैसे करता है। ये 3 टॉपिक हमारा बच रहा है, उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अगले वाले क्लास में हम लोग ये 3 टॉपिक डिस्कस करके अपना चैप्टर खत्म करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या रहे तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। और पिछले 2-3 क्लासों में लगातार हम लोग अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते आ रहे हैं। जैसे पिछले कुछ क्लासों का बात करें हम लोग तो हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर स्नेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिर अर्थवॉर्म के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के उसके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो मूव करता है, किस तरीके से अपने जीवन को जीता है, ये अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। और उसी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बर्ड्स, मतलब पक्षियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करेंगे। और फिर फिश के बारे में बात करेंगे, और फिर एक और टॉपिक हमारा इसमें बचता है
वो है हाउ डू स्नैक्स मूव, यानी कि सांप कैसे मूव करता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं बर्ड्स के बारे में कि आखिर बर्ड किस तरीके से अपना जीवन जीता है या फिर बर्ड के बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। देखो बर्ड्स के पास दोनों क्षमता होता है, पक्षी उड़ भी सकती है और ज़मीन पे वो चल भी सकती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर तो ये उड़ती ही हैं, बहुत कम ज़मीन पर आती हैं, लेकिन इनके पास दोनों काबिलियत होता है। ये चाहे तो उड़ भी सकती है और चाहे तो ये चल भी सकती है, ठीक ना। आगे सम बर्ड्स लाइक डॉग्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ पक्षी तो हमारे पास ऐसे हैं जो पानी में तैर भी सकती हैं, जैसे डक मतलब बत्तख और स्वान मतलब हंस। तो ये ऐसे दो बर्ड्स हैं जो पानी में तैरती हुई हैं, जो पानी में आराम से वो स्विमिंग भी कर सकती हैं आराम से। आगे द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। देखो क्या हम लोग उड़ सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं उड़ सकते हैं। हम लोग केवल जहाज़ों में बैठ के ही उड़ सकते हैं, एरोप्लेन में। हमारे पास उस प्रकार का बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं है कि हमारे बॉडी में पंख फिट किया जा सके और हम लोग आसमान में उड़ सके। हमारे बॉडी का डिज़ाइन उस तरीके से किया गया है ही नहीं। यदि होता तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे पक्षी उड़ती है आसमान में वैसे हम लोग भी उड़ पाते। तो फिर कहीं भी जाना होता, दादा नानी नानी घर कहीं भी जाना होता तो बिना किसी ऑटो के चले जाते, उड़ते उड़ते पहुँच जाते हैं ना। तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उस प्रकार का नहीं है, लेकिन पक्षी उड़ पाती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेचर उसके बॉडी का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से किया है कि वो आराम से उड़ सकती है अपने पंखों के मदद से, ठीक है। आगे देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। कभी भी आप गौर करना, पक्षी ज़्यादा भारी होती नहीं है, बहुत हल्का होती है वो, यानी कि उसका जो हड्डी होता है ना बहुत ही अंदर से वो खाली होता है और उसका हड्डी बहुत ही हल्का होता है। लेकिन वहीं पे यदि हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग का बात करें तो हमारा हड्डी अंदर से पूरा भरा हुआ होता है और बहुत भारी भी होता है ना। लेकिन वही पक्षी का जो हड्डी है बहुत ही ज़्यादा अंदर से खाली और बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, जिसके वजह से ही वो इतना आसमान में उड़ पाती है। क्या लगता है आपको कि यदि पक्षी का बॉडी बहुत भारी हो जाए तो क्या उसके पंखों में उतना दम बचेगा कि वो उड़ सके आराम से? कभी नहीं बचेगा। आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं हवाई जहाज़ से, तो वहाँ पे ना बोला जाता है कि आप इतना से ज़्यादा वजन वाले बैग एरोप्लेन में नहीं ला सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यदि सब कोई 60 किलो 70 किलो का यदि बैग लेके अपना चला जाए तो एरोप्लेन को उड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका भी तो क्षमता है ना, उसमें भी तो जनरेटर लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि जादू बोला सिम सिम उड़ जा ऐसा उड़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है उसमें। तो उसमें भी जनरेटर का काम होता है। तो जनरेटर का जितना कैपेसिटी होता है वो उसी हिसाब से पैसेंजर को बोलता है कि इससे ज़्यादा वजन आपके बैग का नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से पक्षियों को भी, और आप हमेशा गौर करेंगे कि जिस पक्षी का बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा मोटा जाता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उड़ नहीं पाती है। कभी आपने गौर किया होगा इस बात को? मतलब कि जो पक्षी जितना पतला रहेगी उतना ही अच्छा वो आसमान में उड़ेगी, क्योंकि उसका बॉडी क्या होता है, हल्का होता है, और हल्के चीज़ ही आसमान में उड़ पाते हैं, भारी भरकम चीज़ आसमान में नहीं उड़ पाता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे तो उसका जो हड्डी है यानी कि जो बोन है उसका बहुत ही खाली और बहुत ही हल्का होता है, जिसके वजह से ही वो आसमान में उतने ऊंचाई पे उड़ पाती है। आगे द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। मतलब कि इसके जो बाह में हड्डी होते हैं वो बड़ा ही मतलब खूबसूरत तरीके से नेचर के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसके वजह से ये आराम से वॉक कर पाती है, उड़ पाती है एकदम आराम से। कोई भी इसको दिक्कत होता ना खास होता नहीं। हाँ, इसके पंख में भी छोटे छोटे हड्डी होते हैं, जिसके वजह से ही ये अपने मसल्स को होल्ड कर पाते हैं और आसमान में उड़ पाता है, ठीक है। आगे उसके बाद दी बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। मतलब इसके जो पंख के हड्डी होते हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे हड्डी होते हैं, जिसके वजह से ये आसमान में उतना ऊंचाई पे उड़ पाते हैं, ठीक है ना। आगे द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। इसका सबसे मजबूत वाला बोन पता है कौन सा होता है पक्षी का? कंधा वाला, क्योंकि कंधे पे ही इसके क्या लगे रहते हैं? पंख लगे रहते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, जिस पंख के थ्रू ये आसमान में इतने ऊंचाई पे उड़ती हैं और यदि वही हड्डी कमज़ोर पड़ जाए तो हो सकता है कि उसका हड्डी आसमान में टूट जाए और धड़ाम से नीचे गिर जाए। इसीलिए किसी भी पक्षी का जो सबसे मजबूत वाला हिस्सा होता है वो उसका कंधा वाला हड्डी होता है, क्योंकि कंधे वाले हड्डियों के साथ ही उसका पंख जुड़ा हुआ होता है और उसको बहुत तेज़ी में फड़फड़ाना होता है ना। तो कंधा वाला हड्डी उसका बहुत ही ज़्यादा
मजबूत होता है। ठीक है, आगे द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो ब्रेस्ट के पास हड्डी है, यानी कि छाती के पास जो उसका हड्डी है, उसका छाती हमेशा किधर की ओर झुका रहता है, ज़मीन की ओर या आसमान की ओर? ज़मीन की ओर उसका छाती हमेशा नीचे झुका रहता है। तो वो छाती का जो हड्डी है वो क्या करता है, उसके बॉडी को पूरा बैलेंस करने का काम करता है। वो ऐसा नहीं कि पूरा नीचे लटक जाएगा उसका पूरा हड्डी मसल्स, ऐसा नहीं होता उसमें। उसका जो छाती का हड्डी होता है, ब्रेस्ट का जो हड्डी होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है उसके बॉडी पार्ट्स को एक जगह पर रखने में, ताकि वो इधर उधर बिखर ना जाए। समझ रहे बात को? इसीलिए वो अपने बॉडी को एकदम सुडोल करके एकदम एक स्ट्रक्चर बना के आसमान में इतने लंबे समय तक वो उड़ पाती हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चल, इस तरीके से आपने बर्ड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद है फीस। फीस का मतलब, चलिए फीस के बारे में हम लोग भी डिस्कस कर ही लेते हैं। और फीस के बारे में ये जानना कि आपको मिलेगा कि हर फीस में ना कुछ बातें कॉमन होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, चाहे वो कोई भी फीस हो, कोई भी फीस, आपने एक चीज़ हमेशा गौर किया होगा कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ना स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब हो गया कि उसके मछली के जो आगे वाला हिस्सा होता है बहुत ही छोटा होता है, पतला पतला होता है, लेकिन बीच वाला हिस्सा उसका थोड़ा सा फैला हुआ होता है। उसी शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। आपने गौर किया होगा एरोप्लेन को भी, एरोप्लेन का भी जो आगे वाला हिस्सा होता है बहुत ही पिचका हुआ होता है, और बीच वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ रहता है, एक्सपेंड किया हुआ रहता है। इसी शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। आप अपने बुक में भी देखेंगे जो फिश का जहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है, जो ड्राइंग है फिश का, आगे से उसका मुंह बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसका जो पीठ है वो थोड़ा सा क्या चौला है। इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड शेप। और ये इसको सबसे अच्छा मदद करता है पानी में मूव करने में, ठीक है ना, आगे बढ़ने में। और एरोप्लेन को मदद करता है हवा में उड़ने के लिए, इस प्रकार का शेप, ठीक है ना, ताकि आराम से उससे हवा टकराए तो आराम से वो हवा टकराते हुए पास हो जाए, उस हवा एरोप्लेन को रोक ना सके। ठीक है ना, आगे क्या है स्ट्रीमलाइन का मतलब, देखो द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। यानी कि फिश का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा यदि आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर होता है, लेकिन वही बीच वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी प्रकार के शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। आगे द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। मतलब कि इसके बॉडी का शेप इस प्रकार का है, इसीलिए ये आराम से पानी में बहुत ही जल्दी जल्दी मूव कर लेती है। जैसे आप देखेंगे कि मछली पानी में कितना फास्ट मूव करती है, वही उसको यदि आप ज़मीन पे लेकर आ जाओ तो उतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाती है वो। समझ रहे बात को? तो इसका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप है, आगे और पीछे से बहुत ही छोटा और बीच में बड़ा, मिडिल में बड़ा होता है, जो लार्ज होता है, इसी के वजह से ये पानी में इतना अच्छा और बहुत वो भी फटाफट मूव कर पाती है। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। मतलब कि इसका जो हड्डी होता है, अच्छा मछली में भी हड्डी होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कांटा बोलते हैं। तो हम लोग कांटा बोलते हैं, हमारे लिए वो कांटा है, लेकिन मछली के लिए वो क्या है, हड्डी है उसका, वो बोन है उसके लिए। बड़ा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। कभी भी आप जब मछली जब आप खाते हैं, उसके हड्डी को आप यानी कि कांटा को आप चिबाने की कोशिश करना, नहीं चिबाया जाता है, बहुत ही मजबूत होता है वो, है ना। और इसी मजबूती की वजह से वो इतना ज़्यादा अपने बॉडी को फ्लैक्सिबल कर पाती है, मतलब लचीला बना पाती है, इसीलिए वो आराम से इतना ज़्यादा आगे पानी में मूव भी कर पाती है। ठीक है ना, आगे कौन सा, बिल्कुल लचीला होता है, मछली का हड्डी बहुत लचीला होता है। जैसे कोई मछली का हड्डी तो इतना लचीला होता है कि आप उसको जैसे चाहें मोड़ सकते हैं, लचीला होता है, इसीलिए तो ये पानी में आराम से अपने बॉडी को अलग अलग प्रकार का शेप दे के आगे मूव कर लेती है आराम से। यदि इसका इसका बोन यदि बहुत टाइट होता, बहुत एकदम सीधा होता केवल, ये तो हमेशा आपको एकदम केवल सीधा ही चलते हुए दिखते हैं, लेकिन ये एक ही जगह पर कितना जल्दी मूव कर लेती हैं, गोल गोल नच जाती हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसका हड्डी बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, लचीला है। ठीक ना, आगे उसके बाद है इसमें ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट swings toward the opposite side, then quickly the body and tail curve to the other side। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि इसका, जैसे मान लीजिए कि मछली का मुंह वेस्ट साइड है तो इसका टेल किधर होगा, ईस्ट साइड होगा, या फिर यदि मछली का टेल वेस्ट साइड है तो मछली का मुंह किधर होगा,
वेस्ट साइड है, मतलब कि वो हमेशा डायरेक्शन को अलग रखता है पूंछ का और मुंह का, इसीलिए वो आगे बढ़ पाती है। मतलब ये हो गया सिंपल सा कि यदि उसका पूंछ वेस्ट की ओर है तो पक्का उसका मुंह ईस्ट की ओर होगा, तभी वो वेस्ट से ईस्ट को झटका मारती है, तब वो फिर आगे जाती है। समझ रहे बात को? हमेशा वो दोनों का दोनों एक ही जगह पे नहीं होगा। मुंह वेस्ट में होगा तो टेल उसका ईस्ट में होगा, इस तरीके से चलता रहता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया था। हाँ, मछली हमेशा टेढ़ा चलती है, सीधा नहीं चलती है। और जब टेढ़ा चलती है इसका मतलब सिंपल सा है कि एक हिस्सा उसका ईस्ट में तो दूसरा वाला वेस्ट में, या फिर एक वाला एक हिस्सा उसका नॉर्थ में तो एक हिस्सा उसका साउथ की ओर होता है, तिरछा होता है बेसिकली, इसीलिए वो आराम से मूव कर पाती है। उसके बाद दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या होता है, झटका लगता है उसके बॉडी को। जर्क का मतलब क्या होता है, झटका लगता है, यानी कि उसका यदि पूंछ वेस्ट में है और मुंह ईस्ट की ओर है तो वो क्या करता है, अपने बॉडी के ऊपर एक पूंछ के थ्रू झटका मारता है, जिसकी वजह से वो फट से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे आगे अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल्स। मतलब कि इसी जर्क के वजह से, इसी झटके के वजह से वो निरंतर आगे बढ़ते रह जाते हैं। ठीक है ना? और ये झटका क्या एक ही बार लगता है इसको? नहीं, जब जब तैरती हैं तब तब इसको इसका इस प्रकार का झटका लगता रहता है। बिल्कुल, जब वो आगे बढ़ेंगे तब उसको झटका लगेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे, झटका नहीं लगेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। ठीक ना? और इसको जो सबसे ज़्यादा मदद करता है आगे बढ़ने में, वो करता है कौन? इसका पूँछ। बिल्कुल, इसका पूँछ इसको आगे बढ़ने में मदद करता है, और इसका जो बगल बगल में पंख होता है वो इसको पानी में बैलेंस बनाने के लिए काम करता है। ठीक ना? चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है मछली को लेकर। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हैव टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। वही बात है जो हमने अभी आपको यहाँ पे कहा कि पूँछ मदद करता है आगे बढ़ने में, लेकिन जो बगल बगल में पंख होता है वो मदद करता है उसको बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखने में। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमेशा आपको पलटता हुआ मछली दिखेगा पानी में, क्योंकि आप कभी गौर करना उसका बॉडी का जब वो मूव करती है ना तो बड़ा सीधा सीधा मूव करती है, वो लेट के नहीं, वो खड़ा रहती है, वो मूव करती है इस तरीके से। मतलब कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो वो लंबा लंबा होता है, ऊपर नीचे इस तरीके का होता है। और यदि इस प्रकार का है तो जो बगल में फेफड़े के बगल में जो पंख लगा रहता है वो उसको तैरने में मदद कम करता है, बल्कि उसको वो बैलेंस बनाने में मदद ज़्यादा करता है। ठीक ना? पानी में वो जल्दी पलट ना जाए, इसीलिए वो बैलेंस बनाने में उसको सपोर्ट करती हैं। कब? जब वो स्विमिंग करती हैं तब। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा मछली वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्नेक्स के बारे में। हाउ डू स्नेक्स मूव, यानी मछली मूव कैसे करती हैं। चल इसके बारे में, सॉरी मछली बोल रहे हैं, माई मिस्टेक, सांप, सॉरी माई मिस्टेक, सांप के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सांप किस तरीके से रेंगता है ये कोई बताने वाली बात हमको तो है नहीं, ये आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, और मेरे हिसाब से पक्का आप लोगों ने कभी ना कभी सांप तो देखा ही होगा, ये कोई कहने वाली बात तो है नहीं। आप मतलब जनरली आप सांप देख चुके हैं मतलब, और सांप किस तरीके से रेंगता है ये भी आप देख चुके हैं, उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। सांप का जो रीढ़ का हड्डी होता है ना बड़ा लंबा होता है, मतलब कि सांप के बॉडी में हड्डी उतना ज़्यादा तो पहला होता नहीं है। दूसरा बात, इसमें जो सबसे बड़ा हड्डी यदि होता भी है तो वो कौन सा? इसका बैकबोन वाला, यानी कि पीछे रीढ़ का हड्डी इसका। कभी भी आप सांप को मारो, हालांकि मारना नहीं चाहिए, उसका भी जीवन है, लेकिन कभी भी सांप को यदि आपने मारा हुआ देखा होगा तो हमेशा आप गौर करेंगे कि उसके रीढ़ का जो हड्डी होता है ना माउथ के आसपास से शुरू होता है, पीछे पूंछ तक जाता है, वही उसके बॉडी का एक ऐसा हड्डी है जो कि बड़ा लचीला होता है, जिसके वजह से वो इतना खतरनाक रेंग पाता है। समझ रहे बात को? तो रीढ़ का हड्डी उसमें बड़ा लचीला होता है, लेकिन इतना लचीला हड्डी तो हमारे बॉडी का नहीं है। हमारे बॉडी का अभी हड्डी लचीला है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन क्या मछली के मुकाबले ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है। हम लोग यदि मोड़ देना तो हड्डी टूट जाए हम लोग का, लेकिन उसको मोड़ दो कुछ नहीं होता उसका। कितना वो एकदम पूरा घूम घूम के बैठ जाती है, कुछ होता है उसको? इतना घूम के बैठ पाएंगे हम लोग? नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है ना? तो इसका जो बैकबोन होता है, यानी कि जो रीढ़ का हड्डी होता है, इसका बड़ा लचीला होता है, बहुत लंबा होता है। दे हैव मैनी थीन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका जो चमड़ा होता है बहुत ही पतला होता है, मतलब एक थोड़ा सा सांप को ऊपर से डंडे से मार दो तो ब्लीडिंग करने लग जाता है वो। और ऐसा कहा जाता है कि आपको सांप को मारना है तो उसके बॉडी पे हमला मत करो, उसके मुंह पे हमला करो, क्योंकि क्योंकि पूरा का पूरा उसका सिस्टम चलता कहाँ से है? मुंह से चलता है। आप इसको सिंपली इसे समझो ना, कई बार हम इंसान का एक्सीडेंट होता है तो हाथ पैर टूट जाता है, कट भी जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रह जाते हैं। लेकिन वही यदि हमारे ब्रेन को कुछ हो जाए
हमारे ऊपर का जो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है यदि उसको कुछ हो जाए तो क्या जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिस्टम हमारा वहीं से चल रहा है। वही बात है, सांप के मुंह पे मारा जाता है, कभी भी मारते हैं लोग तो, लेकिन मारना नहीं चाहिए। हालांकि आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसका भी क्या है, जीवन है भाई। हाँ, ये सही बात है कि सांप को देखते ही हमारे मन में एक डर हो जाता है, लेकिन आप ये भी जरा समझो ना, क्या आज तक आपने कभी ऐसा देखा कि सांप ने आपको बिना मतलब का काट लिया हो? ऐसा नहीं होता है, उसको ही पता है, आप उसको जब तक नहीं छेड़ोगे तब तक वो काटेगा नहीं। सांप को यदि आप छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई भी परेशान हो जाएगा। आप सिंपली ऐसे समझो ना, आप रोड पे चुपचाप जा रहे हो, क्या चलते चलते आप किसी को मार देते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई, हम यदि किसी को मारेंगे तो पक्का वो हमको ही मारेगा। वही बात सांप के साथ भी है ना, लोग समझते नहीं इस बात को। लोगों को लगता है कि बाप रे सांप है पक्का काट लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। सांप, हाँ क्या, हाँ देखते ही लोग मारने लग जाते हैं, कि गलत बात है। नहीं है, उसका भी जीवन जीने का अधिकार है। आपको यदि चलते फिरते रोड पे कोई मार दे बिना मतलब का, कितना बुरा लगेगा आपको? वही बात उसके साथ भी है। तो सांप का एक बड़ा अच्छा नेचर हमको जो लगता है वो ये, कि जब तक आप सांप को नहीं छेड़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे भी आप सांप को छेड़ना चालू कर दिए तो फिर वो काट भी लेगी आपको। और सांप यदि काट लेगी एक बार तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो मसल्स होते हैं बड़ा ही पतले होते हैं, जिसके वजह से बड़ा जल्दी खून अपना बॉडी से निकाल देता है जब हम लोग इसके ऊपर हमला करते हैं तब। उसके बाद मसल्स आर इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, यानी कि इसका जो चमड़ा होता है, जो स्किन है, इसका मसल है, वो रीढ़ की हड्डियों से, रिब से, स्किन से, हर प्रकार के चीज़ों से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, मतलब कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इतना आराम से आगे मूव कर पाता है। The snake's body curves into many loops. Loops का मतलब है सर्कल, गोलाकार। जब सांप एक बार पूरा गोल करके अपना बैठती है तो आप देखने लायक होता है वो चीज़, मतलब कि अपने बॉडी को इतना गोल 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 करके बैठ जाती है कि आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये कौन सा हिस्सा इसके पास खासियत है कि इतना ज़्यादा ये सर्कल बना लेती है कि नहीं। तो सांप का ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसका जो रीढ़ का हड्डी बड़ा ही लचीला होता है, इसीलिए इतना लूप बना पाती है, यानी कि सर्कल बना के बैठ पाती है। आगे, each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground। मतलब सांप जितना ज़्यादा लूप बनाएगी, सांप जितना ज़्यादा गोलाकार आकार बनाएगी ज़मीन से के साथ मिल के, उतना ज़्यादा ये फास्ट मूव करेगी। मतलब कि जितना ज़्यादा अपने बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करेंगी उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ेंगी। यही इसका सबसे बड़ा खूबी होता है। ठीक है, आगे, since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line। यानी कि इसका सबसे बड़ा खासियत है वो ये कि जितना ज़्यादा ये गोलाकार आकार बनाएंगे ज़मीन के साथ जुड़ के, मतलब कि ग्राउंड पे जितना ज़्यादा ये घुंघरेला होंगे उतना ज़्यादा ये फास्ट आगे बढ़ेंगे। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई आपसे पूछे कि बताओ सांप इतना ज़्यादा मूव क्यों करता है, इतना तेज़ी में आगे क्यों भागता है? इसलिए भागता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेंगता है। रेंगने का मतलब हो गया कि अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा करके आगे बढ़ता है, और टेढ़ा मेढ़ा जब वो अपने बॉडी को करता है तो एक तरीके से क्या बन जाता है, सर्कल टाइप बन जाता है, गोलाकार बन जाता है। समझ रहे बात को? इसीलिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाता है। क्या आपने सांप को कभी सीधा आगे बढ़ते देखा है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे उसके पास पैर थोड़ी है कि वो एकदम आगे रेंगते रेंगते आगे चल जाए, ऐसा नहीं होता। वो रेंगता है अपने बॉडी को तिरछा करते करते, तब वो आगे भाग पाती है। नहीं, अर्थवॉर्म अलग तरीके से मूव करती हैं, इसका मूव करने का तरीका अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर किया है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका जो मेन हेडिंग था उसका क्या था, गेट ऑफ एनिमल्स। और हमने आपको उसी समय कहा था कि गेट ऑफ एनिमल्स बेसिकली क्या है, एक बुक है ना। चलो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट ऑफ एनिमल्स इज अ बुक रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं। हमारा जो मेन हेडिंग था वो था गेट ऑफ एनिमल्स। ये एक किताब का नाम है। क्या ये एक किताब का नाम है जिसको कि लिखा किसने था? ग्रीस के एक बहुत बड़े और बहुत ही महान व्यक्ति ने, जिसका नाम था एरिस्टोटल। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कोई पूछे कि बताओ गेट ऑफ एनिमल का हेडिंग है? नहीं, हेडिंग नहीं है, ये एक बुक का नाम है जिसको लिखा गया था ग्रीस के एक बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है एरिस्टोटल। चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। टॉपिक के साथ हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो और आप लोगों को कोई दिक्कत इस चैप्टर में अब रहा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।